तो देखो बेटा, तो मेरा सवाल ये है आप सभी से कि एक रेक्टेंगुलर शीट आपके सामने है ना। मैंने जैसे अभी आपसे पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पे डिपेंड करता है, कल की एक बात मैंने आपसे पूछा तो आपने उसमें से एक वर्ड बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, है ना। अब ऐसा है कि ये रेक्टेंगुलर शीट की मैं कुछ एक्सिस ले रहा हूँ, ये एक एक्सिस है, एक्सिस नंबर 1 जो इस शीट को ऐसा काटेगी, बीच में से काटेगी मतलब यहाँ ऐसा ऐसा पास हो रही है। ये है एक्सिस नंबर 2, ये बीच में से ऐसा जा रही है। ये है एक्सिस नंबर 3 जो शीट को ऐसे रोटेट करेगी, और ये है आपका एक्सिस नंबर 4 जो शीट को इस तरह से रोटेट करेगी। तो आप मुझे बताइए कि किस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेक्टेंगुलर लैमिना का सबसे ज़्यादा रहेगा और किस एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम रहेगा। चलो डायग्रामेटिकली बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा इसमें समझना मुश्किल जा रहा है तो देखो ये एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, ये है आपकी एक एक्सिस, एक्सिस नंबर 1, ये है दूसरी एक्सिस, एक्सिस नंबर 2, फिर उसके बाद ये रही आपकी तीसरी एक्सिस, एक्सिस नंबर 3, और ये रही आपकी चौथी एक्सिस, एक्सिस नंबर 4। किस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा रहेगा और किस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम रहेगा। सबसे पहले बताओ सबसे ज्यादा 3, ऑप्शन नहीं है यहां पर, लाइन है 3, ठीक है। और सबसे कम, सबसे कम कौन सी एक्सिस पे। हमेशा ऐसा देखने के लिए क्या देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि मास कितनी दूर तक फैला हुआ है। अच्छा देख, पहले मैं इसको पकड़ता हूं, इसके हिसाब से मास कहां तक फैला हुआ है, तो बोले यहां तक, ऐसा चार दोनों तरफ देखेंगे तो ऐसा फैला हुआ है एक्सिस 1 के हिसाब से। एक्सिस 2 के हिसाब से कहां तक मास फैला हुआ है, ये R1 कर देता हूं क्योंकि 1 के हिसाब से डिस्टेंस है, और ये R2। एक्सिस 3 के हिसाब से मास कहां तक फैला हुआ है, यहां तक। एक्सिस 4 के हिसाब से मास कहां तक फैला हुआ है, बोले यहां तक, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो R है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि मास कितनी दूर तक फैला, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर तक मिलेगा मुझे, है ना। तो मैं पूछूंगा आपसे, भाई बताओ मुझे कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहाँ पर है आपका, R3 पे। इस एक्सिस पे देखो ना आप बेटा, कहाँ से कहाँ तक जा रही बॉडी, कितनी दूर तक जा रही। ये लाइन है ना, आपको ये लाइन नज़र आ रही है R की, बताओ सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, R3 है। तो ये सबसे बड़ी लाइन है R3 है, क्या इंडिकेट करना चाह रही है, ये इंडिकेट करना चाह रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सबसे ज़्यादा है। आई बात समझ में। अच्छा ठीक है, फिर बाद में सबसे कम कहाँ पर है, R2। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि यहाँ पर R2 यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सबसे कम है। आई बात समझ में आपको, है ना। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सबसे ज़्यादा है, और इस एक्सिस पे यानी नंबर 2 एक्सिस पे सबसे कम होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सबसे कम है। तो ये सब कुछ हम लोग ने पिछले बार देखा था, है ना, कि भाई हम लोग ने देखा था कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसा होता है, और ऑल दैट। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन भी देखे थे। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि सिर्फ ये बॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है ना, ये दूर दूर तक कितनी दूर तक फैला हुआ है बॉडी पर। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन अगर ज़्यादा है तो मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है, ज़्यादा है। और किसी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन अगर कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है बेटा, कम है। ठीक है, अब ऐसा है कि चलो ठीक है, हम आते हैं अगले पड़ाव पे। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देखा, हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ साथ रेडियस ऑफ गायरेशन का भी देखा। अब हम आते हैं रिजिड बॉडीज की तरफ। अच्छी बात यह है कि आपको रिजिड बॉडीज का जो डेरिवेशन था वो सिलेबस में से निकाल दिया गया है, सिलेबस में नहीं रहा, आपके स्टेट बोर्ड के भी सिलेबस में नहीं है ना। बस हल्का सा एक दो आसान वाले हैं जो एकदम रफ में एकदम उसने कवर किया है, और अपन उसको रफ में कवर कर लेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ अगला जो लेने वाले हैं टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, सॉरी नॉट यूनिफॉर्म रॉड, ऑफ सम
रेगुलर शेप बॉडीज अबाउट center of mass, moment of inertia of some regular shaped bodies about center of mass। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म रॉड के बारे में। यूनिफॉर्म रॉड, तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अलग अलग रेगुलर शेप बॉडीज का निकालेंगे अबाउट सम रिस्पेक्टिव एक्सिस, जिसमें सबसे पहला आप देखने जा रहे हैं यूनिफॉर्म रॉड के बारे में। तो ये एक यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ मास m एंड लेंथ कैपिटल L। मान लो कि एक यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ मास m एंड लेंथ कैपिटल L। ये रहा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सेंटर ऑफ मास। अब किसी रॉड को जब आप ऐसा गोल घुमाते हैं, उसके बीचों बीच ऐसा आप गोल 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 घुमाओगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ml² / 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बेटा? ml² / 12। और फिर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा? तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, वो क्या होता है? √I/m, √I/m, यानी भाई मास से डिवाइड करो, बाकी का स्क्वायर रूट ले लो। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? देयरफॉर रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल्स टू about center of mass is equals to √L² / 12, है ना? √L² / 12। तो ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला। आप चाहे तो 4 3 12 करके 2 को बाहर निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। अब ये आया कैसे? मैं सिर्फ ये छोटा सा है, एकदम आसान है, तो मैं आपको बता देता हूँ। याद है मैंने कहा था कि एक यूनिफॉर्म बॉडी के लिए अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं R²dm, रिमेंबर, है ना? तो अब हमको क्या करना है, इसी की मदद से वो कैलकुलेट करना है। बोले कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, आप भी लिखे तो ये रफ में ही लिखे, कोई ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है। तो मैंने एक यूनिफॉर्म रॉड ले लिया। याद रखें इस रॉड का मास कैपिटल M है, लेंथ कैपिटल L है। इसमें से आप छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे, है ना? आपको याद होगा एलिमेंट को बताते वक्त मैंने कहा था 3 चीज़ें आपको याद रखना है। क्या क्या? एलिमेंट का मास, एलिमेंट की लेंथ, एलिमेंट का डिस्टेंस, है ना? डिस्टेंस कहाँ से लगेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो एलिमेंट का मास क्या आएगा? ऑफ कोर्स एलिमेंट का मास dm करके आएगा। एलिमेंट की लेंथ क्या आएगी? dx। आप चाहे तो dl भी ले सकते हैं। और आपको ये भी बताया था अगर dx लिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x लेना। तो अब मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ले लिया x। मैं बोलूँगा ये छोटा सा एलिमेंट जो आपने पकड़ा है, जिसका मास dm है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे कि सर वो तो x डिस्टेंस दूर है, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे से एलिमेंट का क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर वो आएगा dm × x², dm × x²। बोले ये कहाँ से आया? अरे छोटा सा कोई भी आप बोलो ना, मुझे बताओ छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? m × r²। एक सिंगल पार्टिकल अगर रहा तो क्या है? m × r²। आप मुझे बताओ, आपने पूरी बॉडी के बारे में पढ़े थे, कितने पार्टिकल्स थे उसमें? बहुत सारे थे, है ना? तो आपने बोला कि भाई पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? m1r1² + m2r2² + m3r3² + डॉट 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 प्लस mn_rn², है ना? मान लो उस बॉडी में सिर्फ 2 ही पार्टिकल है, तो आप क्या कर लिखते थे फॉर्मूला? m1r1² + m2r2² लिखते थे ना। अब मान लो एक ही पार्टिकल है तो m1r1² या mr², मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। एक सिंगल पार्टिकल रहता तो वो एक सिंगल पार्टिकल मान के चलो। तो इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता था? फिर इसका पार्टिकल का मास कितना है? वो dm, और इसका डिस्टेंस x का स्क्वायर, है ना? तो ठीक है, बोले भाई बिल्कुल सही है। फिर मैं बोलूंगा आपकी पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? फिर आप उसे इंटीग्रेट करेंगे डी। तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ डी यानी इंटीग्रेशन ऑफ dm × x²। अब dm क्या है? dm है मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। याद है ना? ये आपने देखा है कि अपन कैसे निकालते हैं dm कि टोटल बॉडी का मास अपॉन टोटल बॉडी का लेंथ मल्टीप्लाई बाई ये लेंथ, है ना? मास पर यूनिट इंटू dx। आप ये वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो फिर I = आपका हो जाएगा m अपॉन या सॉरी इंटीग्रेशन
एम अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब एम अपॉन, हाँ ये सब आता है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक देंगे। अच्छा एक बात बता, ये एलिमेंट सबसे यहाँ से आप नज़दीक लाए तो ज़ीरो हो जाएगा, ये इस एक्सिस से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं आप, L/2 डिस्टेंस तक, और यहाँ तक कहाँ तक ले जा सकते हैं, -L/2 डिस्टेंस तक। मतलब जैसे रॉड है ना, ये बीच में से जा रहा है एक्सिस, अगर एलिमेंट को मैं यहाँ से एक्सिस से दूर लेके जा सकता हूँ अगर, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर लेके जा सकता हूँ, आधी दूरी पे L/2। तो मैं बोलूँगा मैं राइट साइड में जा रहा हूँ इसीलिए +L/2। अच्छा अगर मैंने इधर लेके गया तो कितना दूर तक ले जा सकता हूँ मैं, -L/2 तक, उससे ज़्यादा दूर ले जा सकता क्या, नहीं। तो मैं बोलूँगा इसकी लिमिट्स आएंगे -L/2 से लेकर +L/2, ठीक है। हाँ ये रुको, तो अब मैं कहूँगा ठीक है भाई, आपका ये फॉर्मूला क्या आएगा, m/l तो बाहर, x³/3, लिमिट्स आ जाएंगे -L/2 से लेकर +L/2, 3 भी बाहर आ जाएगा, m/3 L/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, L³/8 माइनस L/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -L³/8, है ना, वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा mL³/4/3L। बोलिए ये कैसा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस हो जाएगा तो 2L³/8 हो जाएगा, और 2 और ये 8 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, L³/4, है ना। ये समझा क्या बेटा, है ना। ये आपने x के, ये 3 को तो बाहर निकाल दिए, x की जगह क्या डाले आपने, अपर लिमिट L/2, +L/2 का क्यूब क्या होता, +L³/8, माइनस लोअर लिमिट -L/2 का क्यूब क्या होता है, -L³/8। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अब L³/8 + L³/8 क्या हो जाएगा, 2L³/8। अब वो 2 और ये 8 कैंसिल होकर क्या बनेगा, L³/4। अब देख भैया ये L, इसका 2 कैंसिल हुआ, और ये हो जाएगा mL²/12, वही वाला फॉर्मूला आएगा, है कि नहीं। तो ये रफ में लिख कर रखो, एकदम कैसे आया करके ना, एकदम डिटेल में उसको लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं पूछने वाला हो, कि मगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो कि भाई थोड़ा कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाए अपने को, तो वी शुड बी कैपेबल ऑफ सॉल्विंग इट। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा रफ में लिख के रख लो। यो भाई अनस टाइम क्या था, ठीक है ठीक है, 8:15 बजे क्या, अरे हाँ तूने बोला था, चल भेजो उसको, उसका MSc IT का है। सिबगत बेटा खोल दे दरवाजा, अरे वो संभाल के रखना। ये काम है, समझा भैया कैसे आया। तो यूनिफॉर्म रॉड का, इसी तरह से यूनिफॉर्म रिंग, सेकंड यूनिफॉर्म रिंग का अगर अपन देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास क्या आएगा। तो एक यूनिफॉर्म रिंग है जिसका मास कैपिटल M है और रेडियस कैपिटल R है, जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है, उसे आप रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आएगा इसका IC = mR², और रेडियस ऑफ गायरेशन जैसे कि हम जानते हैं √I/m होता है, तो वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ R, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्योंकि आप जब m से इसको डिवाइड करेंगे तो सिर्फ R² बच जाएगा, और R² का स्क्वायर रूट लेंगे तो R रह जाएगा। इवन आप इसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं बिल्कुल ये मेथड से कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कैसे आया। आपको क्या करना पड़ता है कि ये एक छोटा सा एलिमेंट रिंग है, रिंग का आप जिसकी लंबाई कितनी है dx,
ओके, और देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। मैं पूछूंगा आपको इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा डी आई इज इक्वल्स टू डी एम इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, डी एम इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। फिर पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो इंटीग्रेशन डी एम इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। फिर पूरी बॉडी की लिमिट्स क्या आ जाएंगे, तो बोले 0 से लेकर 2 पाई आर। बोले ये कैसा, अरे भाई देखो ना, आप जब ये मान लो कि यहाँ पर है और जब उसको घुमा के लेकर आएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, वो 2 पाई आर। तो इसीलिए इसको लिमिट देते हैं 0 से 2 पाई आर। और फिर वही फिर से डीएम की जगह आप क्या करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ है ना, m/2 पाई आर करके सब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको ये मिल जाएगा। नोट्स में है अपनी, मैं आपको जो रोटेशनल डायनेमिक्स नोट्स मिला होगा आपको, तो उसमें पूरा रॉड का भी है, रिंग का भी है। सिर्फ देख लेना एक बार, कोई ज़रूरत नहीं उसको इतना तवज्जो देने की कि कैसे आया वो, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये था यूनिफॉर्म रिंग का। तो अब आता है यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगेन मैं एक डिस्क कंसिडर करूंगा जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ये ओ है। तो मैं कहूँगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, आई सी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन अंडर रूट ऑफ आई सी अपॉन एम। तो फिर अब रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, आर बाय रूट 2 है ना। आप आई सी की वैल्यू डालो, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, एम और एम क्या हो जाएगा, कैंसर, बचेगा इकलौता आर स्क्वायर अपॉन 2 बच जाएगा। आर स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, आर इच होता है, तो आर स्क्वायर रूट के अंदर आर हो जाएगा, मगर 2 को आप लिखेंगे रूट 2, आर बाय रूट 2 डिस्क का। फिर उसके बाद चौथा हॉलोस्फीयर। ध्यान दे बेटा, था हॉलोस्फीयर, एक हॉलोस्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर और उसको आप सेंटर ऑफ मास पे रोटेट कर रहे हैं। तो सवाल उठा कि इस हॉलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। हॉलोस्फीयर को आप शेल भी बोलते हैं, हॉलोस्फीयर को शेल भी बोला जाता है। तो इसका रहेगा 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर। अगेन बता दो, मैं नोट्स में ये भी है, बट वो सिर्फ अगर देखना है तो देखो, नहीं तो ऐसा कुछ वो नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसका डेरिवेशन। पहले हुआ करता था, अब निकाल दिया गया उसको, 2/3 mr स्क्वायर। फिर फिफ्थ वाला आता है आपका सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर ये अगेन आपका एक्सिस, ये रेडियस कैपिटल आर, ये सेंटर ऑफ मास। देखो कभी बोला ना सिर्फ स्फीयर बोला, ना हॉलो बोला ना सॉलिड बोला। कोई किसी क्वेश्चन में आया कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो स्फीयर का, ना हॉलो बोला ना सॉलिड बोला, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हॉलो है कि सॉलिड है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में जब वो सिर्फ स्फीयर बोलता है तो उसको आप सॉलिड स्फीयर मान के चलिए, है ना, क्योंकि हॉलो स्फीयर के लिए स्पेशली शेल करके वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, और हॉलो स्फेरिकल शेल ऐसा, ठीक है ना, कंसिडर अ शेल ऑफ, है ना, ऐसा, मास एम रेडियस कैपिटल आर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, 2/5 mr स्क्वायर। हाँ, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन रह गया, कौन बताएगा इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा, इजी है, बहुत इजी है। मास को निकाल दो, m को निकाल दो, रूट 2/3 टाइम्स ऑफ r, अंडर रूट ऑफ 2/3 टाइम्स ऑफ r, बाद में स्क्वायर रूट ले लो, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा r, है ना, 2/3 रूट में आ गया। अच्छा, इसका क्या आएगा, है ना, देखो आप m को निकाल दो, है कि नहीं, बाकी का स्क्वायर रूट ले लो, तो अंडर रूट ऑफ 2/5 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर निकल जाएगा बाहर, सॉरी r,
ये सॉलिड स्फीयर हो गया। hollow cylinder about its axis, hollow cylinder about its axis। एक hollow cylinder है, कितनी भी लंबाई होने दो उसकी, उसका रेडियस कैपिटल आर है और वो उसके एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ये ऐसा देखो, कई सारे एक जैसे रिंग ले लो, 2 मिनट ध्यान दो। एक रिंग लो, आपको मालूम है एक रिंग अगर ऐसा रोटेट करेगा अबाउट इट सेंटर ऑफ मास तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, एम आर स्क्वायर। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे कई सारे रिंग रख दो तो वो शेप कैसा ले लेगा, एक हॉलो सिलेंडर का शेप ले लेगा। जब एक के ऊपर एक कई सारे रिंग रखोगे आप, तो वो असेंबली को अगर आप देखोगे तो वो शेप कैसा रहेगा, हॉलो सिलेंडर के जैसा शेप रहेगा, इजंट इट। तो हॉलो सिलेंडर का बिहेवियर सेम होता है जैसे कि एक रिंग का होता है। अगर आप उसको ऐसे घुमाते हैं ना हॉलो सिलेंडर को, तो ऐसा है कि कई सारे रिंग्स हैं जो ऐसा रोटेट कर रहे हैं। मालूम होगा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, एम आर स्क्वायर। तो अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आएगा तो हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आता है, एम आर स्क्वायर। तो अगर हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना रहेगा, तो बोले वही रहेगा जो कि रिंग का था। फिर आया सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। जैसे कि हॉलो सिलेंडर था वैसे ही सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये एक सॉलिड सिलेंडर जिसका रेडियस कैपिटल आर, लेंथ कितनी भी होने दो। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन बताएगा मुझे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा सॉलिड सिलेंडर का, सोचो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर कैसे बना सकते अपन, गुड, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। अरे कई सारे डिस्क ले लो, डिस्क ले लो, डिस्क है ना, गोल प्लेट, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते जाओ तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर। एक डिस्क को जब आप उसके सेंटर ऑफ मास से रोटेट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। एक डिस्क को जब उसके सेंटर ऑफ मास से रोटेट किया जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो भैया आपके सॉलिड सिलेंडर का भी क्या होगा, वही होगा जो डिस्क का है, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर कैसे बना है, कई सारे डिस्क को मिलाकर। हमदान समझा ना। तो भैया अब इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा जो कि सॉलिड सिलेंडर का था। अब जाहिर बात है रेडियस ऑफ गायरेशन भी ऐसी चाहेगा, r/√2। चलिए नेक्स्ट, एट, स्क्वायर प्लेट या स्क्वायर लैमिना। लैमिना मतलब प्लेट, परत। तो स्क्वायर लैमिना तो ये एक स्क्वायर प्लेट है जिसका लेंथ जो होगा या दोनों साइड जो होगा वो L होगा, ठीक है। और वो रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब इसका क्या आएगा, IC इज इक्वल्स टू ml²/6। इसका आ जाएगा ml²/6। ये स्क्वायर लैमिना बहुत रेयर चांस है तुम्हारे को आना,
मगर मॉड्यूल में इसके क्वेश्चंस नज़र आएंगे आपको। रेक्टेंगुलर लैमिना, तो रेक्टेंगुलर लैमिना की बात चल रही है। अगर ये रेक्टेंगुलर लैमिना जिसका लेंथ L है, जिसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ B है, और ये सेंटर ऑफ मास उसका, और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? m/12 L² प्लस B²। रेक्टेंगुलर लैमिना, इसी से बना आपका स्क्वायर लैमिना। स्क्वायर लैमिना में L और ये दोनों भी वैल्यू कैसी थी? सेम थी, तो B की जगह अपन डाल सकते हैं L, तो L² प्लस L² ट्वाइस L², वो 2 कैंसिल हो गया, 6 बन जाता है ना, ऐसा बना था वो। अब ये फॉर्मूले आपको याद रखना ज़रूरी है। चलो एक नज़र मारो सब पर, ये लिखे बाद पूरा क्या क्या फॉर्मूले थे। पूरे लर्न करो फॉर्मूले अभी के अभी। अभी तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास वाले आए, अभी और आने वाले हैं उसमें अबाउट हर एक का। रॉड के बाद में आप देखेंगे रॉड के लिए एज पर और उसके ओन एक्सिस पर, फिर उसके बाद आपका दूसरा भी आएगा पॉइंट आपके रिंग के डायमीटर पर, रिंग के टेंजेंट पर। टेंजेंट में 2 आएंगे, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, पैरेलल टू इट्स प्लेन। इसमें फॉर्मूले बहुत है और अब बेहतर होगा अभी लर्न करते चलो। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले हैं ये, जितने भी लिखे हुए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फोकस करो रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास कितना है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स है, कितना आ रहा? mL²/12। चल लिख लो, पहले लिख लो फटाफट। हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, फॉर्मूला क्या है? mL²/12 है ना। जिसका हो गया वो ध्यान दे, जिसका हो गया है ना, बाकी लोग लिखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, फॉर्मूला क्या है? mL²/12। Once again, moment of inertia of a uniform rod about its center of mass क्या फॉर्मूला है? mL²/12। moment of inertia of a uniform ring about its center of mass and perpendicular to its plane क्या आएगा? mR² है ना। moment of inertia of a uniform ring about its center of mass and perpendicular to its plane, क्योंकि एक्सिस कहाँ से गुजर रही है? सेंटर ऑफ मास से ही गुजर रही है ना यहाँ पे, और उसके प्लेन को कैसा है? परपेंडिकुलर है। मतलब अगर ये रिंग ऐसा मेरे हाथ जैसा अगर रिंग है ये मान लो, तो इस तरह से एक्सिस जा रही है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और रिंग ऐसे घूम रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या आएगा? mR²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन mR²/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या आएगा? mR²/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या आएगा? mR²/2। वंस अगेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन mR²/2। अब बताओ रॉड का क्या था? mL²/12। रिंग का क्या था? mR²। डिस्क का क्या था? mR²/2। वंस अगेन, रॉड का क्या था? mL²/12। रॉड का क्या था? mL²/12। समीर, रॉड का क्या था? mL²/12। रिंग का क्या है? mR²। रिंग का क्या है? mR²। रिंग का क्या है? mR²। डिस्क का क्या है?
एम आर स्क्वायर बाय 2 या 1/2 एम आर स्क्वायर एक ही बात है ना, एम आर स्क्वायर बाय 2। रिंग डिस्क का क्या है, एम आर स्क्वायर बाय 2। डिस्क का क्या है, हॉलोस्फीयर का क्या है, 2/3 एम आर स्क्वायर। हॉलोस्फीयर का क्या है, 2/3 एम आर स्क्वायर। ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं अपन है। तो हॉलोस्फीयर का क्या है, 2/3 एम आर स्क्वायर। 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 सॉलिड स्फीयर का क्या है, 2/5 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का क्या है, 2/5 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का क्या है, 2/5 एम आर स्क्वायर। अब फिर से बताओ, रॉड का क्या है, ml स्क्वायर अपॉन 12। रिंग का क्या है, एम आर स्क्वायर। डिस्क का क्या है, एम आर स्क्वायर बाय 2। हॉलोस्फीयर का क्या है, 2/3 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का क्या है ना। फिर से देखो, रॉड का क्या है, रिंग का क्या है, डिस्क का क्या है, हॉलोस्फीयर का क्या है, सॉलिड स्फीयर का क्या है, हॉलो सिलेंडर का क्या है, एम आर स्क्वायर है ना, रिंग के जैसा। हॉलो सिलेंडर का क्या है, हॉलो सिलेंडर का क्या है, हॉलो सिलेंडर का क्या है, सॉलिड सिलेंडर का क्या है, सॉलिड सिलेंडर का क्या है, सॉलिड सिलेंडर का क्या है। अब फिर से पकड़ो, रॉड का क्या है, रॉड का क्या है, रिंग का क्या है, रिंग का क्या है, डिस्क का क्या है, डिस्क का क्या है, हॉलोस्फीयर का क्या है। फिर से बोलो, हॉलोस्फीयर का क्या है, सॉलिड स्फीयर का क्या है, सॉलिड स्फीयर क्या 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 है, हॉलो सिलेंडर का क्या है, हॉलो सिलेंडर का क्या है, सॉलिड सिलेंडर का क्या है। फिर से बोलो, सॉलिड सिलेंडर का क्या है, स्क्वायर लैमिना का क्या है, ml स्क्वायर अपॉन 6। स्क्वायर लैमिना का क्या है, स्क्वायर लैमिना का क्या आएगा, स्क्वायर लैमिना का क्या आएगा, रेक्टेंगुलर लैमिना का क्या आएगा, m/12 l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेक्टेंगुलर लैमिना का क्या है, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेक्टेंगुलर लैमिना का क्या है, m/12 l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेक्टेंगुलर लैमिना का क्या है, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेक्टेंगुलर लैमिना का क्या है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। फिर से एक बार पूरा सीक्वेंस में, रॉड का क्या है, रिंग का क्या है, डिस्क का क्या है, हॉलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, और अपना फिर बाद में लैमिना, सॉरी स्क्वायर लैमिना, स्क्वायर लैमिना, स्क्वायर लैमिना ml स्क्वायर अपॉन 6। स्क्वायर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार रैंडम पूछ लेता हूं मैं, है ना। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर 2/5 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर। रॉड का, रॉड का, रॉड का, डिस्क का, डिस्क का, डिस्क का, हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, स्क्वायर लैमिना, स्क्वायर लैमिना, ठीक है। रेक्टेंगुलर लैमिना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेक्टेंगुलर लैमिना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर 2/3 एम आर स्क्वायर। सॉलिड में 2/5 है और हॉलो में 2/3 है। और सॉलिड सिलेंडर एम आर स्क्वायर बाय 2। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट
थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो टाइटल नंबर 7.4, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। अब ये क्या है थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस? बहुत जबरदस्त चीज है। आपने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का पढ़ा आपने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास कितना होता है, ml²/12। मान लो मैंने आपसे एक सवाल कर दिया कि मुझे अब सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कैलकुलेट करना है, मुझे उसके एच पर निकालना है। कहाँ निकालना है? एच पर। तो बताओ भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा? या फिर एक सवाल ऐसा आ जाए मेरे पास कि आपके पास एक स्क्वायर लैमिना है ना, स्क्वायर किस्म शेप का लैमिना है, आपने उसको सेंटर ऑफ मास पे रोटेट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/6 आ रहा था। अगर मैं उसे डायगोनली रोटेट करूंगा तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? या फिर कुछ सवाल ऐसा आ जाए कि आपने पहले रिंग को अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास रोटेट किया था, है ना, परपेंडिकुलर टू इट्स। अब अगर मुझे टेंजेंट पे रोटेट करूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, या डायमीटर पे रोटेट करवाऊंगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? तो ये सारे सवालों के जवाब हमको दो एक्सिस थ्योरम से मिलते हैं। बहुत ज़बरदस्त थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। एनसीईआरटी में अब उसका सिर्फ वो मिलेगा, न्यू सिलेबस जो भी डिज़ाइन हुआ, अब एनसीईआरटी में सिर्फ उसका आपका स्टेटमेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन है, उसका डेरिवेशन नहीं है। बट स्टेट बोर्ड में उसका स्टेटमेंट प्लस डेरिवेशन है। तो स्टेट बोर्ड के हिसाब से हमको उसका डेरिवेशन देखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं ताज्जुब कर रहा हूँ उन लोगों पे आज जो एब्सेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में दोनों में से एक आपको देखने को मिलेगा। 99% चांस है कि वो दोनों में से कुछ ना कुछ एक तो आपको देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और इवन उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते ही है ना। अभी आज अपन जैसा कि मैं अब 2 घंटे की बैचेस चल रही, तो शायद आज मैं न्यूमेरिकल्स भी कवर कर डालूँ उसके, है ना। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। चलो देखो, आप एक रैंडम बॉडी कंसीडर कर लो ऑफ एनी शेप। तो मैंने एक एनी शेप का रैंडम बॉडी कंसीडर, कैसे भी शेप का एक बॉडी ले लो, ओके। और मैंने कहा कि देखो ये उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। क्या है बेटा उसका? सेंटर ऑफ मास। और एक एक्सिस है जो उसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है। अगर ये बॉडी इसके सेंटर ऑफ मास की तरफ गोल 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 घूमेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? तो बोले वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आईसी। वो कितना आ जाएगा? आईसी। अब वो बॉडी कुछ भी हो सकती, आप चाहे तो रॉड ले लो, आप चाहे तो रिंग ले लो, डिस्क ले लो, सॉलिड सिलेंडर ले लो, कुछ भी लेना है ले लो। तो भैया मैं कुछ भी ले सकता हूं, तो अभी का फिलहाल मैंने रैंडम बॉडी ले लिया। तो मैंने कहा कि अगर ये बॉडी उसके सेंटर ऑफ मास पे रोटेट हुई तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो मुझे मालूम है, उसका फॉर्मूला मुझे आता है। अब बात ऐसी है, इमेजिन कर लो कि भैया अब मैंने एक और पॉइंट ले लिया, से पॉइंट ओ। ये पॉइंट ओ क्या है? ये पॉइंट ओ एनी पॉइंट है, एनी रैंडम पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जिसपे मुझे कहा गया है कि आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। बात समझ रहे हैं ना बेटा आप, है ना। इस पॉइंट पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इन दोनों भी पैरेलल एक्सिस का, पैरेलल है ये दोनों एक्सिस, कैसे होना चाहिए? पैरेलल। तो दोनों भी पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? h, है ना। तो सवाल उठा कि इस एनी पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको लेकर एक लॉ है, एक थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं।
तो उस लॉ का, उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल, पहले मैं लिख लूं फिर बाद में आपने लिखना आगे का, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ inertia about moment of inertia and sum of moment of inertia about a parallel axis passing through center of mass and product of mass of the body and square of distance between the two parallel axes, square of distance between the two parallel axes। तो देखो भैया क्या कह रहा है ये, इसको समझेंगे हम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस पे आप निकाल सकते। कैसे? अगर आप उसे इक्वेट करें, किससे इक्वेट करना पड़ेगा? सम से, यानी दो चीजों को ऐड किया गया। किसको? दो चीजों को ऐड किया। कौन सी दो चीजें हैं? सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो देखो, आप इसको ऐसा ब्रेक करके पढ़ो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू क्या? तो बोले द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। आपने एक टर्म ये है जिसे ऐड कर रहे तो, और दूसरा टर्म क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। बोले कैसे? चलो देखो, कुछ चीजें नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। लेट, यहां पर कैपिटल एम जो है मास ऑफ बॉडी है, मान के चलो कैपिटल एम जो है पूरी बॉडी का मास है। एच जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस है एच, ठीक है। आई सी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, आईसी से इंडिकेट करूंगा मैं। आईओ क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी अबाउट एन एक्सिस, अबाउट अ पैरेलल, पैरेलल वर्ड जरूरी है, पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। ओके, तो फिर मैं कहूंगा देयरफॉर, आप ये कह सकते हैं बाय स्टेटमेंट, देयरफॉर बाय स्टेटमेंट मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आई ओ इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। आई ओ इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस पे, ये किसके बराबर है? वही जो वहां पर वर्ड्स में लिखा हुआ है ना, मैंने मैथमेटिक्स में लिखा। आप पहले ये लर्न कर लो, उस पे से वो स्टेटमेंट बनाओ, है ना। आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। पहले बात समझो, ये क्या है? आई ओ क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस है। आई सी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास है।
और हाँ, वो सेंटर ऑफ मास का एक्सिस कैसा है, पैरेलल टू दैट है। m क्या है, मास ऑफ कंप्लीट बॉडी। h क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, एक्सिस कैसी होना चाहिए, पैरेलल, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस passing through center of mass and product of mass of the body and square of distance between the two parallel axis। ठीक है, लिख डालो ये, अभी के अभी हाथी हाथ लर्न कर लो इसको। वह फिर हमको ये एनसीईआरटी में सिर्फ यहां तक के, इसके आगे प्रूफ नहीं है एनसीईआरटी में। अब जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से, पुरानी एनसीईआरटी लोगे तुम तो उसमें मिलेगा आपको। अब हमको लेना है इसका प्रूफ कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। Consider a rigid body, वैसे तो हम पहले ही बता चुके हैं, of mass capital M. Consider a rigid body of mass capital M. अब इस पूरी बॉडी में मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ूंगा, बहुत छोटा सा पॉइंट मास पकड़ूंगा एट पॉइंट P, जिसका मास dm है, जिसका मास क्या है, dm। छोटा सा पॉइंट पकड़े अपन ने, है ना, छोटा सा पॉइंट मास, और उसका मास कितना आएगा, dm। तो फिर मैं बोलूंगा लेट dm बी द एलिमेंटरी मास ऑफ द बॉडी एट पॉइंट P। तो आपने कंसीडर किया, सिर्फ ना बेटा दरवाजा को, थैंक यू। तो देखो, कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास कैपिटल M। तो हमने कहा, तो लेट dm बी द एलिमेंट्री, दरवाजा बंद कर लेना बेटा, बॉडी एलिमेंट्री मास ऑफ द बॉडी एट पॉइंट P। मतलब एक छोटा सा जो टुकड़ा आपने बॉडी का पकड़ा था,
जो कि कहाँ था, पॉइंट पी पे था। तो उस छोटे से टुकड़े का मास कितना है बेटा, डीएम है। अब आगे क्या करना है, जॉइन ओपी एंड सीपी। मैं क्या करने वाला हूं, ओपी और सीपी को मैं ज्वाइन कर डालूंगा। मैंने इस तरह से ओपी को और सीपी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। सॉरी, यहां डी पॉइंट है क्योंकि मेरे सारे नोट्स में जो लिखा हुआ डी पॉइंट से लिखा हुआ है, तो मुझे भी यहां पॉइंट पी की जगह पॉइंट डी करके नाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे मैंने क्या किया कि इससे ज्वाइन कर दिया ओडी को और सीडी को। ठीक है, अब आगे मैं यहां से थोड़ा सा एक एक्सटेंशन बनाऊंगा। ज्योमेट्री बनाते ना, एक्सटेंशन बनाते, एक्सटेंडेड आर्क, तो मैंने एक्सटेंड किया और यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया इस एक्सटेंशन पे और उसको नाम दिया एन, डी एन। तो मैं बोलूंगा ज्वाइन ओडी एंड सीडी एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर DC on CN on extension produced CN on extension produced CN। तो आपने क्या किया बेटा, OD को ज्वाइन किया, CD को भी ज्वाइन किया और फिर बाद में आपने क्या किया, ये यहां पर एक एक्सटेंशन बनाया, एक्सटेंड किया इस लेंथ को आगे और उस पर एक परपेंडिकुलर बना दिया आपने। अच्छा ठीक है, फिर मैं आगे कहूंगा भूल जाओ पूरी बॉडी को। आप इमेजिन करो सिर्फ और सिर्फ उस छोटे से पार्टिकल को जिसका मास डीएम है। भूल जाओ पूरी बॉडी को, आप इमेजिन करो इस छोटे से पार्टिकल को जिसका मास क्या है, डीएम है। अगर इकलौता वो पार्टिकल एक्सिस, ये ओ एक्सिस के तरफ वो रोटेट होता तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता। आप कहते सर उस पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय उस पार्टिकल के डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इजंट इट। मैंने क्या कहा, भूल जाओ पूरी बॉडी को, अब आपको फोकस किस पे करना है, सिर्फ छोटे से पार्टिकल को, ये वाला जो डीएम जिसका मास है। मैं कहूंगा अगर ये सिर्फ ये वाला पार्टिकल इसके अतराफ रोटेट करता है ना, तो भैया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता। तो मैं यहां लिखूंगा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटरी मास dm about an axis passing through O will be, तो बोले कितना रहेगा, तो बोले DIO इज इक्वल्स टू, इसका मास कितना है, तो बोले dm मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस कितना है OD, तो OD का स्क्वायर, dm इंटू OD का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो बोले ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका था, सिर्फ एक छोटे से पार्टिकल का। अब अगर मैं कहूंगा कि ठीक है आपने एक छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे निकाल लिया, अब पूरी बॉडी का क्या आएगा, तो आप उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। जब भी एक छोटे से पार्ट का आपको मालूम होता है और उसके जरिए आपको पूरी बॉडी का मालूम करना पड़ता है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो ना। तो फिर आगे आप लिखोगे हेंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी अबाउट an axis passing through O is, तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ OD स्क्वायर इंटू DM। मैंने इसका क्या कर डाला, इंटीग्रेशन कर डाला। समझ में आया क्या बेटा आपको, एक छोटे से पार्टिकल को कंसीडर किया जिसका मास DM था, मैंने कहा उस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। हमें मालूम है छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो बोले मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर मैंने कहा पूरी बॉडी का क्या आएगा, तो बोले उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मान लिया। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस passing through center of mass will be। तो इसी तरह से अगर मैं कहूं आपसे कि भाई जरा बताओ, तुमने जैसे कि एक छोटे से पार्टिकल का अबाउट पॉइंट ओ निकाले, वैसे ही पूरी बॉडी का निकालो अबाउट सेंटर अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो मैं क्या करूंगा, फिर से वैसे ही लूंगा। अरे देखो, एक छोटा सा पार्टिकल लो, कितना मास है dm, उसका डिस्टेंस कितना है cd, उसका डिस्टेंस कितना है cd। तो उस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर वो dic इज इक्वल्स टू वो रहेगा cd स्क्वायर इंटू dm, है ना, cd स्क्वायर इंटू dm। फिर मैं बोलूंगा पूरी बॉडी का क्या आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो मतलब वो हो जाएगा ic इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cd स्क्वायर इंटू dm, है ना, IC इज इक्वल टू CD स्क्वायर इंटू DM। बिल्कुल वैसी कोई प्रोसीजर फॉलो की अपन ने, है ना। हमको मालूम है कि मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा, CD आएगा, तो CD स्क्वायर DM इस तरह से आएगा। ठीक है, ओके, चलो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दूंगा और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दूंगा। ओके, तो पहले पॉइंट में मैंने बॉडी को डिस्क्राइब किया, उसमें मैंने दूसरे पॉइंट में मैंने फिर क्या कवर किया कि भाई मैंने एक एलिमेंट को कंसीडर किया, उसका डिस्टेंस कहाँ से कितना कितना है मैंने वो बता दिया। एक परपेंडिकुलर जो मैंने बनाया था CN करके ऑन एक्सटेंशन ऑफ प्रोड्यूस ऑन CD ऑन एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड परपेंडिकुलर, एक मिनट में, जॉइन एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर DN है वो, सॉरी नॉट DC, DN ऑन एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड CN, DN ऑन एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड CN। तो बोले भैया उस पर आपने एक परपेंडिकुलर बनाया, उसके बारे में आपने डिस्क्राइब कर दिया। अब हमें एक एक एलिमेंट का, बाद में पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आएगा अबाउट पॉइंट O अबाउट पॉइंट C, वो सब हमने देख लिया। अब आगे क्या, चलो ये पहला हो गया पॉइंट सभी का। चलो देखो आगे, पॉइंट नंबर 5। इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में कंसीडर ट्राइंगल OND। आप दिए गए फिगर में इस ट्राइंगल को कंसीडर करो, OND, OND ये दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको नजर आया होगा तो आप वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो फिर आप लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON स्क्वायर, OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर या DN स्क्वायर, चलो एक ही बात है, ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर या ND स्क्वायर। समझ में आया क्या भाई, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। मगर आप नोटिस करेंगे सर ये OD तो असल में OC प्लस CN है, OD तो क्या है, OC प्लस CN है। फिर आप लिखेंगे देयरफॉर OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC प्लस CN का होल स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। देयरफॉर OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OC इंटू CN प्लस CN का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर, है ना, OC इंटू CN प्लस CN का प्लस DN का स्क्वायर। अब इसको एक साथ देखो, ये दोनों टर्म्स को एक साथ देखो, अब आपको पता चलेगा बट CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, इसको तो आप कुछ और लिख सकते हो, कोई बताएगा क्या लिख सकता हूं मैं, CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर को कुछ और लिखा जा सकता है, CD का स्क्वायर। अरे देखो भैया ये भी एक और ट्रायंगल है ना यहाँ पे, ये वाला भी है ना, तो भैया ये CN का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर ये तो क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब अगर ऐसी बात है
तो मैं इसके जगह थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कर सकता हूं। वो कैसा? इधर का हो गया पार्ट नंबर 3, लिखो फटाफट। हुआ बेटा? अब देखो क्या करूंगा मैं, फिर इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओसी इंटू सी एन प्लस सी डी स्क्वायर। बोले दो दो लिखने के बजाय एक ही लिखो, है ना। अब चलो ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई ओडी की, ओडी स्क्वायर की। मगर आप देखेंगे ओडी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 में भी आया हुआ है, दिख रहा है ना आपको। तो मैं क्या करूंगा, उसमें वैल्यू डालूंगा उसकी, देयरफॉर फ्रॉम 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं लिखूंगा आई ओ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओडी स्क्वायर यानी कि ओ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ सी इंटू सी एन प्लस सी डी स्क्वायर इंटू डी एम। ओके, तो ये मेरे पास इस तरह से इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा, उसे एक्सपांड करूंगा, डीएम को अंदर भेज दो, इंटीग्रेशन सबको बांट दो, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ओ सी स्क्वायर इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ ओ सी इंटू सी एन, है ना, इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन सी डी स्क्वायर इंटू डी एम, ठीक है, इंटीग्रेशन सी डी स्क्वायर इंटू डी एम। अब ओ सी स्क्वायर क्या है, ओ सी क्या है बेटा, वो तो एच है जो कि कांस्टेंट है। तो मैं कहूंगा, फिर आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर आई ओ इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। मतलब ओ सी को आपने क्या पकड़ा, एच, और वो हो जाएगा एच स्क्वायर बाहर निकला इंटू डी एम प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ सी की वैल्यू क्या आ गई, एच, वो निकल गया बाहर, सी एन इंटू डी एम। सी एन बोले तो क्या है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है इस मास का, इंटू डी एम प्लस सी डी स्क्वायर डी एम। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 देखोगे तो वो क्या है, आई सी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, आई सी, ठीक है। अब ऐसा है, यहां जो आपको नजर आ रहा है इंटीग्रेशन सी एन इंटू डी एम, ये असल में आपको ये जो फॉर्मूला है, बट इंटीग्रेशन सी एन इंटू डी एम, ये आपको मोमेंट ऑफ मास देता है अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, जिसकी वैल्यू होती है 0। मैं कंसेप्चुअली थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूं आपको, इतना डिटेल में आपको उसका असल में डिस्कशन है नहीं, बट फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे। पर मान लो ये बॉडी है आपके पे, अब मैं बोलूंगा कि मैं एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पकड़ता हूं और उसे छोड़ देता हूं, तो आप देखेंगे कि ये बॉडी नीचे की तरफ ऐसा रोटेट हो जाती है ना, ऐसा रोटेट हो गई। मैं बोलूंगा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास राइट साइड में ज्यादा था। अगर मैं यहां से छोड़ूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास लेफ्ट साइड में ज्यादा है, तो मैं कहूंगा कि मास वॉज एबल टू रोटेट इट, है ना। जितना मैं दूर जाऊंगा वो उतना ज्यादा उसकी एबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सेंटर ऑफ मास, सेंटर से जितना दूर जाओगे, देखो ना, ये देखो ये कितनी तेजी से नीचे आया, वहीं अभी चेक नहीं हुआ रे बाबा वो और ये अब अगर इसको छोड़ूंगा तो मैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो नीचे आएगा, जितना से ये तेजी से नीचे आया था ना ये, तो उसके कंपैरिजन में ये स्लो नीचे आएगा। तो जितनी दूर दूर जाते आप
तो आप क्या नोटिस करते हैं कि रोटेट करने की उसकी एबिलिटी जो है वो बढ़ते जाती है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मास के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ मास ज्यादा है करके, मगर मैं कहूंगा अगर मैंने सेंटर में रखा, एकदम सेंटर ऑफ मास में रखा एकदम, तो मैं आपसे पूछूंगा किस तरफ रोटेट करेगा ये, राइट या लेफ्ट या कहीं नहीं, कहीं रोटेट नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन पे जब उसे मैं सेंटर ऑफ मास पे रख रहा हूं तो क्या ये बॉडी रोटेट करने के काबिल है क्या खुद ब खुद? नहीं। तो इसका मोमेंट ऑफ मास क्या आएगा फिर? जीरो। इट इज नॉट एबल टू रोटेट बाय इटसेल्फ ड्यू टू इट्स मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसकी क्या कहते हैं हम लोग? मोमेंट ऑफ मास, और जो कि कितना आ रहा है यहां पर? जीरो आ रहा है। तो ठीक है, ये तो पूरा हो गया जीरो, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या? IO इज इक्वल्स टू IC, और DM बोले तो इस छोटे से मास का इंटीग्रेट करेंगे आप, इंटीग्रेशन करने पे वो पूरी बॉडी का मास बन जाएगा, तो वो हो जाएगा प्लस mh²। IO इज इक्वल्स टू IC प्लस mh², हेंस प्रूफ्ड। ये आ गया आखिरकार हमारा इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या बताता है कि अगर आपको बॉडी को, या आपको बॉडी पे, और जरूरी नहीं वो एक्सिस बॉडी के अंदर ही होना, 2 मिनट ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं कि वो एक्सिस बॉडी से गुजरना ही चाहिए। आप अगर एक्सिस बाहर भी है बॉडी के तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो भी आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसने बोला कि अगर मुझे मालूम है कि किसी बॉडी को अगर सेंटर ऑफ मास में मैं घुमाता हूं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो मुझे मालूम है। अगर एक्सिस कोई और है, अब सेंटर से पास नहीं हो रहा, कहीं और से पास हो रहा है एक्सिस, और आपसे कहा गया कि इस पर्टिकुलर एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाओ, चाहे वो एक्सिस बाहर हो चाहे वो एक्सिस अंदर हो, तो बोले वो कैसे निकालेंगे? तो बोले ठीक है, ये जो एक्सिस जहां पर आपको निकालने के लिए कह रहा है, ये वाला एक्सिस, उसके पैरेलल में वो दूसरा एक्सिस पकड़ो जो कि सेंटर से गुजरना चाहिए, उसके पैरेलल में दूसरा एक्सिस पकड़ो जो कि सेंटर से गुजरना चाहिए, उस जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? तो बोले IC प्लस ऐड करो उसकी किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ। किसके प्रोडक्ट के साथ? मास ऑफ द बॉडी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आया समझ में? है ना? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रफ में तुमको बता देता हूं, एक रॉड, तुमको मालूम है अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रॉड जब उसके सेंटर ऑफ मास पे रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? ml²/12। थोड़ी देर पहले की बात है। जब रॉड सेंटर ऑफ मास पे रोटेट करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है? ml²/12। मैंने इसका एक पैरेलल एक्सिस पकड़ा जो कहां से गुजर रहा है? एंड से गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है? एंड से गुजर रहा है। और मैंने कहा कि इस एंड पर अगर वो रोटेट करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा पता लगा। तो मैं लूंगा, देखो इस एंड पर निकालना है ना आपको, तो फॉर्मूला लगेगा IC प्लस mh²। IC की वैल्यू क्या है? तो बोले ml²/12 प्लस m। अब h की वैल्यू क्या आएगी? मैं बताओ यहां से यहां तक वैल्यू क्या आएगी h की वैल्यू? तो बोले L/4 आएगी, सॉरी L/2 आएगी, है ना? L/2 आएगी ना, आधे रॉड का डिस्टेंस आएगा ना, तो बोले L/2 का स्क्वायर यानी L²/4। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो ml²/12 प्लस 3ml²/12 यानी कि 4ml²/12 यानी कि ml²/3, है ना? ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा ml²/3। तो देखा आपने किस तरह से मैंने प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल करके रॉड के इस एंड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा वो पता लगाया। आप कोई भी एंड पे लगा सकते, कहीं पे भी निकाल सकते। आप बोलेंगे बीचों बीच कितना आएगा, इधर कितना आएगा, बाहर अगर मान लो इतने डिस्टेंस पे तो कितना आएगा, ये सब ये फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हैं, है ना? चलो देखिए, अभी का तो थ्योरी लिख लो, ये बाद में बताऊंगा मैं सब। फिफ्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट हो गया। अरे नो किसने बोला? तुम्हारा? हाँ लिखो जल्दी, डायग्राम तो हो गया होगा। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस देखिए आपने,
उसके बाद आपको देखना है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस स्पेशली ऐसे लैमिनल बॉडी के लिए होता है, 2 डायमेंशनल बॉडीज। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस किस पे भी लगा जा सकता है, आपके लैमिनर बॉडीज पे भी, 3 डायमेंशनल बॉडीज पर भी, जैसे अगर बॉटल है तो इस पे भी लग सकता, रॉड है तो उस पे भी लग सकता, मगर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस खास तौर से ऐसे 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। अब वो कैसे इस्तेमाल करेंगे तो देखते हैं। तो सेकंड वाला थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये एक रैंडम मैंने बॉडी पकड़ा, लैमिनर बॉडी, ऑस्ट्रेलिया के नक्शे वाला है ना। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी है ना कुछ, है तो कुछ ज्योग्राफी भी नहीं मालूम होंगी। तो भैया ये एक लैमिनर बॉडी है, लैमिनर बॉडी है मतलब पतली शीट जैसी है ना। इमेजिन कर लेना ऐसी शीट की जैसी है वो, बस इसका कुछ शेप ऐसा रैंडम है। ओके, मुझे पता लगाना है, या फिर मैं कहूंगा एक मैंने पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर किया, कोई भी पॉइंट हो सकता है, जरूरी नहीं सेंटर होगा, ये जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास होगा, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। और ये मैंने कुछ एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ऊपर ले लिया मैंने अभी फिलहाल जेड एक्सिस, ऊपर मैंने जेड एक्सिस लिया। देख लो नॉमेनक्लेचर्स मैंने क्या किया, नहीं तो मैंने अलग बताना, आपने अलग लिखना उसके अंदर नोट्स में, ठीक है वही है। तो देखो इधर याद रखे कि ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो है ये दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द लैमिना। बोले लाइंग इन द प्लेन ऑफ द लैमिना, इस बार चलो ठीक है, इसकी कुर्बानी है ना, बाकी ये सब ये चेक होना भी। बोले क्या काड़ी करी हुई दिख रही है हमारे उसके ऊपर, ठीक है। जैसा कि ये 2 लाइंस मैंने बनाया है ना, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट O है। तो भैया इस तरह से, तो देखो ये अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस के अतराफ रोटेट किया, दिख रहा है ना ये एक्स एक्सिस, इसके अतराफ रोटेट किया अगर बॉडी को मैंने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आएगा Ix। कितना आएगा Ix। और अगर मैंने इसको वाई एक्सिस के अतराफ रोटेट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा Iy। और अगर मैंने इसको वाई एक्सिस के तरफ रोटेट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा Iy। और अगर मैंने एक इमेजिन करके चलो कि ये जहां पर ये 2 परपेंडिकुलर एक्सिस एक दूसरे को काट रहे ना, है ना, वहीं से एक जेड एक्सिस निकल रहा है, ऐसा नहीं कि यहां से निकल रहा, जहां पर ये परपेंडिकुलर एक्सिस एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं से तीसरा एक्सिस यानी कि जेड एक्सिस निकल रहा है बाहर। और जब मैंने इसको उसके तरफ ऐसा रोटेट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा Iz। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा Iz। तो ऐसा है, अगर मुझे Ix और Iy मालूम है, अगर मुझे Ix और Iy मालूम है तो मैं ये Iz कैलकुलेट कर सकता हूं, Iz कैलकुलेट कर सकता हूं। अब कैसे कैलकुलेट करता हूं तो देखो उसका थ्योरी क्या कहता है। The moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to the plane of lamina is equal to the sum of moment of inertia
about two mutually perpendicular axis in its plane and passing through the point at which perpendicular axis cuts the lamina. At which perpendicular axis cuts the lamina. ये हो गया ना इधर का। तो देखो प्लेन लैमिना की बात चल रही है, तो इसने क्या बोला है कि देखो भाई, अगर हमको किसी भी प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक ऐसे एक्सिस के अतराफ जो उसके प्लेन को परपेंडिकुलर गुजरता है ना। देखो फिर से बेटा, आपको क्या करना है, एक प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक ऐसे एक्सिस के अतराफ जो उसके प्लेन को परपेंडिकुलर गुजरता है। तो वो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा सम के। किसका सम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर एक्सिस कट्स द लैमिना, है ना। तो बोले कैसा? तो बोले देखो, कंसीडर अ प्लेन लैमिना let OX and OY be two mutually perpendicular axes in the plane of lamina। तो भैया मैंने क्या देखा कि आपने कंसीडर किया एक प्लेन लैमिना को। आप इमेजिन करके चलो कि OX और OY ये दो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है इन द प्लेन ऑफ लैमिना। ओके, लेट OZ बी द एक्सिस, लेट OZ बी द एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर to the plane of lamina, passing perpendicular to the plane of lamina। और हम लोग ने देखा कि OZ जो है ये तीसरा एक्सिस है जो कि प्लेन ऑफ लैमिना को परपेंडिकुलर है। OX क्या है और OY क्या है? उसी प्लेन में है, जिस प्लेन में है शीट उसी में आ रहा है। और OZ क्या कैसा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना। तो मैं कहूंगा इफ IX इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX, IY जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OY, IZ जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OZ, देन मैं यहां लिख सकता हूं IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY। IZ इज इक्वल्स टू क्या आएगा? IX प्लस IY। आया समझ में आपको? तो बोले इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं कि अगर आपको IX और IY पता है तो चुपचाप उन दोनों को ऐड कर दो तो आपको IZ मिल जाएगा। मगर उसकी कुछ शर्तें हैं। बोले शर्तें क्या है? IX और IY आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। पहली शर्त तो क्या है? IX और IY आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीसरी शर्त, दूसरी शर्त, तीनों भी एक्सिस जो है एक ही पॉइंट से गुजरना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर हम लोग अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये वाला अगर मैं ले रहा हूं, आप देख रहे हैं कि भैया ये कहाँ गए वो वाला ड्रॉप किया था जो ये, हाँ। तो भाई ये मैंने क्या कहा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मान लो जेड एक्सिस यहां से गुजर रहा है, ये वाले पॉइंट से गुजर रहा है ना, जेड एक्सिस यहां से गुजर रहा है, तो आप ये एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके और इसके बराबर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? कहीं और निकल रहे हैं। और आप जो निकाल रहे हो कहाँ निकाल रहे हो? कहीं और निकाल रहे हो।
आपको z एक्सिस को यहीं से पास करना पड़ेगा, यानी तीनों भी वहीं से पास होना चाहिए। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट क्या कहता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना। तो पहला ये आप पार्ट्स में इसको स्प्लिट करो कि पहला क्या बताता है कि पूरी किसी भी प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे एक्सिस के अतराफ जो कि इसके प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। ये किसके बराबर होता है, इधर ध्यान दे, किसी भी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर एक्सिस कट्स द लैमिना। तो ये बराबर होता है सम के, किसके सम के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक ऐसे एक्सिस जो आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर है और उसके प्लेन में है ना, इन इट्स प्लेन, और पासिंग थ्रू इट्स पॉइंट एट पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर एक्सिस कट्स द लैमिना, है ना। और ये दोनों भी ऐसे पॉइंट से गुजरते हैं जहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस को क्या करता है, लैमिना को कट करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा इसका थ्योरी हुआ। अब जाना पड़ेगा इसके प्रूफ पर हमको, लिखो फटाफट। बोलो क्या बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, अरे शर्मा बोलो क्या है। मैंने लिखा, मेरे मालूम है मेरी हैंडराइटिंग जबरदस्त है, फर्स्ट प्राइज। हाँ पीछे से है ना, नहीं उसकी अच्छी हैंडराइटिंग है। चलो फटाफट बोलना भाई, मैं बोलता ना क्या है तो। ओ वाई कंसिडर टू प्लेन लैमिना, लेट ओ एक्स एंड ओ वाई बी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लैमिना ओ एक्स एंड ओ वाई। कुछ और नजर आ रहा क्या, ये कहां से दिख रहा रे, अच्छा ये ऐसा ए, अब क्लियर कर दिखा। गजब बेइज्जती है। चलो हाँ हो गया हो गया। अब एक और बोलो, और कौन सी चीज आ गई अब भाई, और कौन सा अटक गया, ओ जेड, लेट जेड दिख रहा, लेट कर्सिव का है ना भाई। हमारी ये हुई हैंडराइटिंग पूरी खिचड़ी, पहले बचपन से आदत कर्सिव लिखने की, फिर बाद में आया बात पता चला कॉलेज में कि कर्सिव नहीं लिखना, उन्हें समझ में नहीं आता, फिर कॉलेज में वो प्रिंटेड स्टाइल में लिखने लगा है ना। तो आधी कर्सिव आधी प्रिंटेड, तुम देख सकते। चलो वाह, इस स्टेटमेंट होगा क्या इधर का। अब देखेंगे इसका प्रूफ। तो सबसे पहले बिल्कुल पहले की तरह कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm at point capital P in the plane of lamina, in the plane of lamina। तो एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर किया मैंने, यहां पे कोई भी पॉइंट ले सकते, कहीं भी ले सकते। चलो मैं किनारे पे ले लेता हूं थोड़ा, क्योंकि मेरा ये छोटा हो गया इधर का पार्ट। तो ये पॉइंट P लिया जिसका मास dm है,
इन द प्लेन ऑफ लैमिना। ठीक है, फिर उसके बाद जॉइन ओपी, आप क्या करो, ओपी को ज्वाइन करो। हाँ जी, कर डाले। ड्रॉ परपेंडिकुलर OM and ON on x axis and y axis respectively। तो आप क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। मान लो कि मैंने एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो ये है OM, और वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो ये है PN, सॉरी OM कटा के ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर PM एंड PN, हाँ, ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपको नहीं लग रहे होंगे परपेंडिकुलर, सर कहाँ से कुछ भी बना रहे हैं आप परपेंडिकुलर। बेटा ये अपन 3D देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, है ना, इस तरह से देख रहे हैं आप उसको, थोड़ा ऐसा सामने से देख रहे हैं तो थोड़ा सा वो ऐसा दिख रहा है, क्योंकि एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर है ना। आप उसको ऐसा यूं ऊपर से देखोगे, एग्जैक्ट ऊपर से देखोगे, और मान लो कि कुछ शेप कुछ इस तरह से कुछ ऐसा आ रहा ऊपर से देखने पे, तो ये एक्स एक्सिस रहेगा आपका और ये वाई एक्सिस रहेगा, और यहाँ आपको पॉइंट P मिलेगा। तो आप बराबर देखेंगे कि ये M एक्सिस PM है और ये PN है और ये O है, आपको ऐसा नजर आएगा बराबर, है ना। तो ये दोनों मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उधर का हो गया ना, ये हो गया ना, ठीक है। तो आपने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसका मास dm है, जो कहां पर है, पॉइंट P पर है इन द प्लेन ऑफ लैमिना। आपने क्या करा, OP को ज्वाइन किया, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाया और उस नाम दिया PM और PN। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब आप कहेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट dm, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट dm अबाउट एक्स एक्सिस इज। तो dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज, तो dix इज इक्वल्स टू, है ना, dm उसका मास और ये डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है बेटा, pm का स्क्वायर, है ना। एक एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, तो बोले उसका मास कितना है, dm है, उसका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो बोले pm है, तो उसका स्क्वायर। एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट लैमिना, पूरे लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस इज। अब अगर मान लो इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, तो पूरी एक्सिस, पूरे लैमिना का क्या आएगा, तो बोले भैया उसके लिए आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर डालो। तो PM स्क्वायर इंटू DM, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1, है ना, समझे ना भैया। ये एलिमेंट किसका है, लैमिना का, ये छोटा सा टुकड़ा किसका है, लैमिना का। आपने बोला कि भैया ठीक है, इस छोटे से टुकड़े का क्या आएगा एक्स एक्सिस पे, तो इतना इतना आएगा, तो पूरी लैमिना का क्या आएगा, बोले इसको इंटीग्रेट कर डालो, है ना। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह से, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट लैमिना, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट लैमिना अबाउट y एक्सिस इज, है ना। पूरे लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस क्या रहेगा, तो IY इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PN स्क्वायर इंटू DM, और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अरे बोले ये कैसे, क्या, अरे बिल्कुल वैसे ही। आप बोलेंगे ये मास कितना है, DM, है ना। अगर ये मास y एक्सिस के तरफ रोटेट करने लगे तो उसका डिस्टेंस कितना बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस PN,
तो इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा फिर, है ना, पी एन स्क्वायर इंटू डी एम। तो बोले पूरी लैमिना का क्या आएगा, इंटीग्रेशन पी एन स्क्वायर इंटू डी एम। समझा कि नहीं समझा, है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट dm about z axis is, बोले एलिमेंट dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस क्या आएगा, तो बोले अबाउट z एक्सिस, तो बोले वो तो बोले भैया डी आई जेड इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ओपी स्क्वायर इंटू डी एम। बोले वो परपेंडिकुलर, अरे भैया देखो ना यहीं पे ये z एक्सिस ऐसा जा रहा ना, z एक्सिस ऐसा जा रहा ना, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ओपी है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जाएंगे, तो ओपी स्क्वायर डीएम। तो बोले ये तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एलिमेंट का। फिर पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो ना, इधर पहला पॉइंट हो गया, सभी का पहला पॉइंट हो गया। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट लैमिना अबाउट जेड एक्सिस क्या आएगा, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट लैमिना अबाउट z axis is iz is equals to इंटीग्रेशन OP स्क्वायर इंटू dm। वो चलो ठीक है मान लिए, ये रहेगा आपका, बट किंतु परंतु ऐसा है, बट OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। बोले कैसा, अरे पाइथागोरस थ्योरम रे भैया, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, है ना। और OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं PN स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। अरे तुमने OM की जगह PN क्यों लिख डाले, अरे भैया ये रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड है ना, वो कैसे होते हैं, सेम। तो जितनी लंबाई OM की होगी उतनी लंबाई PN की होगी, तो OM की जगह PN लिख सकते हैं आप, आया ना, समझा कि नहीं समझा। ये रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स है, तो ये जितनी लंबाई होगी इतनी चीज की लंबाई होगी, दैट्स वाई ऐसा हो गया। तो बोले भाई ऐसी बात है तो फिर आप ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर IZ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन PN स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इंटू DM। बोले हाँ जी, अब इसे सेपरेट करो, देयरफॉर IZ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन PN स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रेशन PM स्क्वायर DM। अब ऐसा है कि ये देखे जैसा लग रहा कहीं तो भी, बोले PN स्क्वायर DM इंटीग्रेशन वो IY है ना, इंटीग्रेशन PM स्क्वायर DM वो क्या है, IX है। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY। ये आ गया भैया इसका प्रूफ, 1 and 2 IX प्लस IY होगा, IZ इज इक्वल्स टू। समझे क्या, लिखो फिर।